नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन हम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनकी इंटरव्यू कराने जा रहे हैं, उनका परिचय मैं यह कह के दूंगा कि जिन महिलाओं ने दहेज के और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे करके कई परिवारों को खराब कर रखा है और ऐसी महिलाओं के विरुद्ध जिन्होंने खोल रखा है अपना दावा, आज हमारे साथ हैं इस विषय पे बात करने के लिए पुरुषों की आवाज़ बुलंद करने वाले भारत देश में श्री नंदी बाबा। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। जी, आपने देखा होगा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 83 से 85% जो मामले हैं ये फेक पाए जाते हैं। औरत ने इस अपने जो इसकी सुरक्षा के लिए हथियार बना था उसको इसने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। ये मोस्टली जितनी कामचोर हरामखोर महिलाएं नहीं होती जिनको काम करना नहीं आता, माँ ने बड़े लाड से पाला होता है कि बेटा तू छोड़ क्या काम करेगी, तो ये सारी ज़िंदगी काम ही करना है अपनी ससुराल में, उनको कुछ नहीं सिखाया होता, तो वहाँ जाके उनको मौत पड़ती है काम करने में। तो उसका एक सरल उपाय होता है, जैसे हमारे संविधान ने लिखा है कि लड़की अगर कुछ भी कहती है तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में लिए जाएंगे, FIR कर दी जाए। उसका फ़ायदा उठाते हुए वो किस किस पे करती है, पूरे परिवार पे, सास पे करेगी, ननद पे करेगी, अपने देवर पे करेगी, ससुर पे करेगी। एक सोचने की बात है, क्या पूरा परिवार ही उसको मिलके ऐसा कर देना चाहता था? अगर वो पूरा परिवार उसके अगेंस्ट था तो वो बच कैसे गई? ये सब हमारा कानून जानता है, पब्लिक जानती है, पुलिस भी जानती है। चूँकि हमारा संविधान है उसने एक तरफा इसको ताकत दे रखी है, ये इसका दुरुपयोग कर रही हैं, जिसमें हमारा पुरुष समाज पिट रहा है और पुरुष जितना भी है पिस रहा है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, नर बच्चा, पुरुष हम जिसको कहते हैं, उसके माँ बाप उसको ये सिखाते हैं कि बेटा तुझे बहुत मजबूत बनना है। उसकी खुराक का भी ध्यान रखा जाता है और उसको उससे काम भी ज़्यादा कराया जाता है। बल्कि हमारे यहाँ रवायतें हैं कि लड़के से पैर छुआए जाते हैं, लड़की से नहीं छुआए जाते, इसलिए कि उसको लड़के को झुकना भी सिखाया जाता है। उसको इतना मजबूत, उससे सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए जाते हैं कि तुझे समाज में उठना है। पढ़ाई का उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, फिर वो जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं काम करता है उसका भी उस पर स्ट्रेस होता है। फिर उसकी जब शादी होती है तो वो शादी उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए होती है, लेकिन वो कम होने की बजाय ये झूठा केस जो करती है उस पुरुष पर ही नहीं पूरे परिवार पर स्ट्रेस डालती है। वो बच्चा हताश हो जाता है, जब कई जगह भागता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है हमारे कानून में। जहाँ वकील के पास जाता है वो डराता है, पुलिस वाला भी बोलता है अपनी माँ को भी ले आ, बहन को भी ले आ, तो वो नर्वस हो जाता है। स्ट्रेस जब आदमी को होता है तो मोस्टली उसका 15% दिमाग रह जाता है काम करने, 80% 85% डेड हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है, बहुत कम होते हैं जो किसी अच्छे आदमी की पकड़ में आ जाते हैं, उनको बचा लेते हैं। अदरवाइज बच्चे के पास अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं रहता। 1 लाख से ऊपर की संख्या हमारे देश में जो बच्चे ये इस कानून से पीड़ित होकर मर रहे हैं। मैं इसका सीधा सीधा अपराधी पूछना चाहूँगा अपने, आप लोग भी मेरे को इस बात का जवाब दें कि इसका अपराधी कौन है? मेरे देश का कानून है या जिस संविधान ने यह कानून बनाया वो है? इन दोनों में से कोई है जो ये जवाब दे सके कि अपराधी कौन है? इन 1 लाख हत्याएं जो हर साल, हत्या बोलूंगा मैं इसको, आत्महत्या नहीं बोलूंगा, प्रेशराइज करके की गई होती है ये हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाया गया होता है, इसका जवाब कौन देगा? तो बाबा जी, जिस प्रकार आपने देखा है कि महिलाएं जो इस प्रकार के फर्जी मुकदमे डालती हैं या जो इस प्रकार, उसमें आपने देखा होगा कि कई महिलाएं भी पीड़ित हो जाती हैं। जो उस पुरुष की, उस जो लड़के की बहनें हैं वो भी एक महिलाएं हैं, जो उनकी माएँ हैं वो भी एक महिलाएं हैं, जो उसके और संबंध में महिलाओं पे वो लड़की झूठे मुकदमे करती है वो भी एक महिलाएं हैं। और कभी कभी इस केस में जो बच्चे पिस जाते हैं वो छोटे बच्चों में भी एक कन्या हो सकती है, वो भी एक महिला हो सकती है। तो महिला आयोग क्यों नहीं उन सब महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करता, वो सिर्फ एक बहु आयोग क्यों बनता जा रहा है? हमारे देश में पुरुष और स्त्री इन दोनों का अपना अपना काम बांटा गया है। घर की दहलीज से बाहर धन कमाना, पैसे का अरेंज करना, ये पुरुष का काम है और उसको सुचारू रूप से चलाना, दहलीज के अंदर हर पुरुष की सेहत का ध्यान रखना वो अपनी किचन से रखती है। हमारे शास्त्रों में जो हमारा रसायन इसको बोला गया है किचन को,
कि एक प्रयोगशाला है जिसमें इस पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है। लड़का अपने काम पर जाता है, लड़की कहती है मुझे आज़ादी चाहिए, वो बाहर जाती है, जबकि उस औरत का काम होता है बच्चों का और परिवार को सुरक्षा देना। उसमें ये बच्चे पिसते हैं। कैसे पिसते हैं? माँ भी गई घर से, बाप भी गया, तो वो बच्चे फिर अड़ोस पड़ोस की संगत में आकर के, कैसी है वो हम नहीं जानते कैसी संगत है, लेकिन एज एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर एक समय में आकर के एक भावना बलवती हो जाती है, जो हमारे शरीर की हर आदमी की इच्छा होती है। उस जब वो इच्छा बलवती होती है तो बच्चे को ना तो माँ शिक्षा देती है, वो थक के आई होती है काम से, ना बाप दे रहा होता है, तो फिर अड़ोस पड़ोस या जो और सोसाइटी के लोग होते हैं वो अपने जाल में हमारे बच्चों को फंसाते हैं, हमारे बच्चे गुमराह होते हैं। बच्चे की पिसती हुई ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कारण है वो उसकी माँ है। एक माँ ही एक बच्ची को सुरक्षा दे सकती है। 11 या 12 10 साल की उम्र में जिस टाइम लड़की मेनोपॉज पे आती है, उसका बाप नहीं उसको देखता, वो अपनी माँ से बात करती है, उसकी माँ उसको सही तरीके बताती है, उस हालात से वो गुजरी होती है। ये सब बंद होना चाहिए। लड़की का काम है घर को संभालना। अगर लड़की ने काम पर जाना है तो पुरुष घर का ध्यान रखे, तो पुरुष से ये खर्चा मांगती हैं। मैं एक बहुत आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ। 125 धारा है एक हमारे कानून में, 125 के अंतर्गत उस महिला को खर्चा बांधा जाता है हर महीने का। एक पुरुष अपने घर का जब खर्चा चलाता है, उस खर्चे में अगर 2 जने भी और आ जाएं तो खर्चा बढ़ता नहीं है, उतने लगभग रहता है, 2-3% का फर्क पड़ता है। लेकिन जब अलग से खर्चा देना पड़ता है, पूरा घर बिखर जाता है। जब तक लड़की अपने जहाँ पर है खर्चा वो करेगा। एक तरफ तो वो कहती है मेरे बाप ने 20 लाख रुपए शादी पे लगा दिया, 30 लाख रुपए शादी पे लगा दिया। क्या जब वो लड़की नाराज होकर या किसी कारण से अपने घर आ जाती है, अब वो उसका बाप मर गया या उसका भाई मर गए जो उसकी भुजाएं बनते थे, या दामाद को लूटने के लिए केस किया जाता है, उसको खर्चा नहीं देते। खर्चा 2-3 हज़ार रुपये में क्या होता है? इतने तो लड़कियां जो 12 क्लास पढ़ लेती हैं वैसे कमा लेती हैं। हरामखोरी इनके बसी हुई है। हरामखोरी कैसे? इनके आशिक जो ये समय से पहले, शादी से पहले इनके जो आशिक होते हैं, अपनी मर्जी से अपनी देह को समर्पित करती हैं उनको, और अपने पति को भी। पति भी ये अपनी पसंद के मांगती हैं ना, तो इनको पसंद होता है तो देती हैं, उसके पास जाके समर्पित करती हैं अपने शरीर को। और अपने उन आशिकों से भी शादी से पहले अपनी मर्जी से जब ये दैहिक संबंध बनाती हैं, तो खर्चा जो है वो खाली पति ही क्यों दे, जबकि संबंध उसने उससे भी सहमति से बनाए हैं जो पहले है उससे भी। तो 125 का खर्चा बंद होना चाहिए। ये अननेसेसरी बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, इससे बच्चे आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। और रही छोटे बच्चों की बात, छोटे बच्चों की जो माँ होती है असली, उसको हम चाणक्य कहते हैं, जो हमारे देश में बहुत बड़े राजनीतिक हुए हैं। वो चाणक्य बच्चे की माँ होती है, वही रास्ता दिखाती है। एक आदमी स्ट्रेस लेके बाहर से आ रहा होता है, उसकी माँ कंट्रोल, उसको भी, अपने पति को भी कंट्रोल करती है, बच्चों को भी कंट्रोल करती है। कभी देखना जब झगड़ा होता है ना बाप बेटे में, तो माँ दोनों को अपने अपने तरीके से समझा देती है और मामला शांत कर देती है। लेकिन जब दोनों ही स्ट्रेस में होंगे, वो भी काम करेगी और वो भी काम करेगी, झगड़ा तो बढ़ेगा। हथियार बना लिया है ये महिलावादी कानून ने अपने आप को। पड़ोस की पड़ोस से लड़ाई होती है, वो फटाफट अपनी बेटी को या बीवी को आगे ले आएगा। ताकतवर आदमी है, लड़ सकता नहीं है, थाने में जाके बोलेगा ये मेरे से कपड़े फाड़े, ये किया। उधर से पुलिस वाले दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनको संविधान ने छूट दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे। उसको दबाया जाता है, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। तमाशबीन बन के हमारे ये जो पुलिस वाले हैं, कानून वाले, हमारे वकील लोग हैं, इनको लूट रहे हैं। ये संविधान ने इनको ताकत दी है। और एक मेरे को तो अपने संविधान का समझ नहीं आता, शादियां जो होती हैं वो धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होती हैं। हर धर्म अपने अनुसार शादी करता है, लेकिन जब कोर्ट में आते हैं तो वहाँ इंग्लिश कानून चलता है कि जी ये इस हिसाब से टूटेगा। भाई क्यों टूटेगा? 1983 से पहले जब ये कानून नहीं था, पहले क्या औरतें जाती नहीं थी अपने घर में, लड़के वो भी जाती थी, लेकिन वो उधर से लड़की वाले उसको समझाते थे, लड़के वाले अपने लड़के को समझाते थे, मामला निपट जाता था। जो थोड़ा टेढ़ा होता था उसको डांट डपट के समझा देते थे। आज डांट डपट दरवाजा आपके घर का बंद हो जाता है। जब एक लड़की तो मामूली जाती है थाने के अंदर कि मेरे को पति ने मेरे को ऐसे कहा, उसका मतलब होता है कि इसको धमका दिया जाए। वो धमकाया नहीं जाता। फिर वो वकील उसको क्या सलाह देता है
लिख ससुर ने मुझे छेड़ा, सास ने दहेज मांगा, मेरे गहने छीन लिए, मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, देवर अंदर आ घुसा, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, उससे ये पूछा जाए कि तू कपड़े क्या दरवाज़ा खोल के बदल रही थी जो देवर अंदर घुस गया। मतलब ऐसे ऐसे वाई हाथ एलिगेशन लगाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई तुक ही नहीं बनती के लगते भी होंगे। जजेस भी जानते हैं, हमारे वकील भी जानते हैं। मैं उन बच्चों से कहूँगा, वकीलों से सलाह लेने से पहले किसी पीड़ित पुरुष से सलाह ले लें, वो ज़्यादा अच्छी सलाह देगा। वकील आपको धमकाएंगे, किस चीज़ पे आपको वकील जिता देंगे? वकील आपको जिता ही नहीं सकते, उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। जब आपके हक में कोई कानून ही नहीं बना तो कौन सा ऐसा वकील है जी जो जिता देगा आपको, या कौन सा जज जिता देगा? आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि ऐसी लड़कियों का बहिष्कार किया जाए। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो भी इस प्रकार के केसेस इतने ज़्यादा कोर्ट का समय ले रहे हैं और ये केसेस फर्जी केस हैं, डाल दिए जाते हैं, बहुत सारे युवा इससे परेशान होकर कई आत्महत्या कर लेते हैं और कईयों के कई लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकारें ऐसे क्या मेजर्स उठाएं, या फिर जो लोग जागरूक हो चुके हैं वो किस प्रकार एक आंदोलन करें जिससे कहीं ना कहीं ये जो फर्जी केसों का जो चक्रव्यूह है, जो एक रचा जाता है जिसमें हासिल कुछ नहीं हो रहा, लड़के को भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन वो कानून व्यवस्था का और समाज का और छोटे बच्चों का और उनके बुजुर्ग माँ बाप का इतना समय खराब कर देता है कि वो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। उसका तोड़ क्या है? सन 2018 के आसपास हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ये पारिवारिक झगड़े थाने में जाते हैं, ये थाने में ना जा करके वेलफेयर एसोसिएशन को जाएं, जो मोहल्ला कमेटी होती है। तो जब ये वहाँ पर जाएंगे, वहाँ मोहल्ले से पूछा जाए कि क्या ये सच में पीड़ित है या इन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, तो यकीन जानिए 6 या 7 महीने ये रहा होगा। तो न्यायालय ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया कि ये थाने में जाएंगे। उसका कारण था 82%, 82% केस ख़त्म हो गए थे। ये कानून जो है एक तरफा, ये कमाई का साधन बन चुका है। ये बिल्कुल एक तरफा कानून, ये देश हमारा गर्क की ओर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अब एक समय ऐसा आएगा, मैं आपको ये बात याद रखना मेरी सारे, जब खामोश रहेगी जुबान खंजर तो आस्तीन का लहू पुकारेगा। एक दिन यही पुरुष उठ के इसको मुंह तोड़ जवाब देगा इन झूठे केसों को। जब जब इस देश में क्रांति आई है, पुरुष लाए हैं, स्त्रियों ने क्या किया है सिवाय पुरुषों की लाशों पे रोने धोने के? मुआवजा किसको मिलता है? स्त्री को। पालता कौन है? उसके माँ और बाप। और मुआवजा स्त्री को मिलता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको मिलता है। अगर तेरे में इतना दम है, तू केस कर रही है, अपने बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेके यार अपने यहाँ से ले जा, पति के हिस्से से। बाप के पास से अपना हक नहीं मांगेंगी, ये अपने ससुराल में हक मांगेगी। इनकी माँ जो इतनी शैतान होती है, इनको बताती है बेटा घर नहीं आना, उसी घर में बैठ के जितना दंगल कर सकती है कर, 100 नंबर पुलिस मिला, इनकी ऐसी तैसी कर, इनको डरा के रख। कानून ने इनको निकलने का रास्ता ही नहीं दिया। 125 का खर्चा किस बात का दिया जाए जी इनको? जब केस झूठा है या सच्चा है यही जज नहीं हुआ तो 125 पे खर्चा क्यों? आप केस चलाइए ना, कितने 20 साल चलाइए, कोई इतराज नहीं है, लेकिन खर्चा किस बात का? खर्चा जब दीजिए, अगर केस 20 साल चला है, लड़का फाल्टी है तो उससे खर्चा लिया जाए। समझौता किस बात का? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सजा दो ना। अगर लड़के ने अपराध किया है, जैसे लड़की ने लिखवाया है, या लड़के के घर वालों ने अपराध किया है, तो उनको जेल भेजो। पैसा देने से क्या अपराध कम हो जाता है? अगर लड़की ने झूठ बोला है, उसको जेल भेजिए। मैं कहूंगा उस लड़की को ही नहीं, उसके वकील को भी जेल भेजिए जो उसका समर्थन करता है, जो उसके लिए लड़ता है। वकील सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं, लड़के के भी और लड़की के भी। मैं इसलिए कहूंगा कि कृपया करके अगर आपका कोई आपसी मैटर है झगड़े का, बैठ के सुलझा लीजिए। ज्यादा दिक्कत में है, अपने घर आप रूस के बैठ जाइए, वो अपने घर बैठ जाएगा, 6 महीने साल में दिमाग ठंडा हो जाएगा, आपका परिवार एक हो जाएगा, टूटेगा नहीं। जिस दिन आप इस कानून के और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आएंगे, आपका घर बिखर जाएगा। और जो आप मानते हैं कि इन महिलाओं की माएँ हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दे रही हैं डिवोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए, उनका क्या योगदान है? और जो इस प्रकार की जो पीछे महिलाओं के जो पीछे कुछ साजिश करती हैं, कुछ उनकी बहनें हो गई या कुछ उनकी माएँ हो गई, जो जिस प्रकार उनको झूठे केसों के षड्यंत्र में फंसाती हैं, तो आपका क्या मानना है कि क्या वो भी कहीं ना कहीं
इस जुर्म में, इस साजिश में हिस्सेदार हैं और क्या उन्हें भी सजा होनी चाहिए? जब एक लड़की घर में कोई काम धाम नहीं करती ना, मोस्टली क्या होता है, पुराने ज़माने के लोगों की यह कहावत हुआ करती थी कि बेटी अपनी माँ से लड़ती है शादी करवाने के लिए। तो अब जब पहले पहले नया नया केस चला तो लड़कों ने डर के मारे 5-5, 10-10 लाख रुपए लड़कियों को दिए। तो उन औरतों को पता लग गया कि ये पैसे कमाने का अच्छा साधन है। जब लड़की अपनी सहमति से किसी को अपना शरीर सौंप दिया, वहां से उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो पति के साथ बंध जाती है तो उसको फिर बहुत कुछ मिलता है। एक बाप जो पूरी जिंदगी अपना घर का मकान नहीं बना पाता, लड़की को अच्छा घर देखता है। कभी आपने देखा सुना किसी अमीर लड़की ने गरीब से शादी की? कोई छुपा रुपता, कोई दबा कुचला एक आधा मामला हो सकता है, वो भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये सिद्ध कर दूंगा, हजारों ऐसे लड़के हैं जो पैसे वाले हैं और गरीब लड़कियों से शादी करके माथा पीट पीट के रो रहे हैं। अमीर लड़के इसलिए खोजे जाते हैं कि इनका धन हथियाया जाए। आप कहते हैं कि हमें लालच नहीं है, दहेज नहीं मांगते, दहेज हम दहेज लड़के नहीं, लड़की के माँ बाप मांगते हैं दहेज। क्या दहेज में मांगते हैं? लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का क्या कमाता है, लड़के के नाम प्रॉपर्टी कितनी है। अरे यार, तुम लड़के से शादी कर रहे हो, अगर चलो लड़का कल को मर जाए, फिर उनका ये मतलब होता है कि इसी प्रॉपर्टी हमारी बेटी की होगी। अगर सरकारी मुलाजिम है तो जो उसको इकट्ठा फंड मिलता है वो इसको मिलेगा, प्लस पेंशन लगेगी, शादी और जगह कर देंगे। नहीं तो वो एक अपने बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहे हैं या अपनी बेटी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं? ये लोग, पहले पुरुष कहा जाता था, बहादुरों की धरती है भारत, यहाँ पे वीर पुरुष के वरमाला डाली जाती थी। आज का वीर पुरुष जो धनाढ़ आदमी है, भले ही वो शक्ल से टेढ़ा है, भले ही वो एक पास से चूहा निकल जाए 5 फुट ऊंचा उछल जाता है, शादी उससे करनी है जिसके पास पैसा है। भले ही वो नपुंसक हो, नपुंसक से शादी कर लेंगी। कितनी ऐसे किस्से आते हैं, 20-20 साल की लड़कियां 50-50, 60-60 साल के आदमी से शादी कर रही हैं। वो कह रहे हैं इसमें क्या है, कह रहे जिसमें रिस्क कम है माल ज़्यादा है, माल में दम है। तो ये पैसे का धंधा बन चुका है। पहले जो समय पे शादियां की जाती थी, 18-19 साल में लड़की की शादी कर देते थे, उम्र कच्ची होती थी, वो अपने आप को ढाल लिया, अपने ससुराल में ढाल लेती थी। जिस तरह गीली मिट्टी जब कुम्हार बनाता है, उसको जैसे मर्जी कच्ची मिट्टी को मरोड़ के बर्तन बना देता है, पकने के बाद वो सिर्फ टूटता ही है या उसकी शेप नहीं बदली जा सकती। उसी तरह से ये जो लड़कियों की उम्र आज सबसे बड़ी 30-30 साल तक की है, उसके ऊपर तुर्रा ये कि नेट के ऊपर उनको सारी शिक्षा दी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा सेक्स के बारे में। लड़कियां, किसी लड़की को देख लो, लड़के को देख लो, ये हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इन्होंने सर्वे किया उसमें आया 98% इंडियंस पोर्न देखते हैं। 98% का मतलब पुरुष नहीं है, स्त्रियां भी बीच में आती हैं। इनके सुख सुविधा के लिए स्पा क्या है, औरतें काम करती हैं पैसे के लिए। एडवर्टाइजमेंट में औरत, एक आपने को R24 का देखा होगा, औरतें थी कि अगर चली नहीं कार बदल देंगे, वो कह रही हम पति भी बदल देंगे। कितना मतलब मजाकिया है ये कि पति बदल देंगे। तो भाई मैं उन बच्चों से कहूँगा जो फंस चुके हैं, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप इस चक्कर में फंस गए हैं, ये 24 जो कार वाले को इनका जवाब है, इन लड़कियों को यह जवाब है, 497 तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो एक आशिक करती है, आप 7 माशूकें फंसाइए, दम चाहिए, कमाइए। जिंदगी में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीब मत होना। काम भले कुछ भी करो, अरे रेडी लगाकर अगर तुम 2000 रुपए कमाते हो, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। गरीब होना अभिशाप है, गरीब मत होना। अगर आप गरीब हैं, कृपया शादी ना करें। नहीं, परंतु आप ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं लड़के क्वालिफाइड हो जाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं, अपना व्यापार सेट कर देते हैं, और इस प्रकार की कोई ना कोई गलत औरत, जो भी समाज में इस प्रकार की औरतें हैं, कुछ, जो मैं सभी को नहीं कह रहा, सब औरतें तो अपना जीवन जी रही हैं, लेकिन कुछ औरतें इस प्रकार की हैं जो केस कर देती हैं और अपने परिवार के ऊपर झूठा केस करके उनको फंसाने का कार्य करती हैं, और उस लड़के ने जो भी प्रतिभा हासिल की होती है, उस प्रतिभा का वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता अपने जीवन भर, वो इन केसों को ही लड़ने में रह जाता है। तो आपका क्या संदेश है पुरुष वर्ग को कि वो क्या करे, क्या वो शादी कैसे देखभाल के करे, और वो किस प्रकार, अगर वो ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है कुछ फर्जी लोगों के, तो वो निकले कैसे?
पुरुष शादी जब भी करे अपने स्टैंडर्ड के अनुसार करे, जो उसका लेवल है अपने लेवल में करे। अपने लेवल से ऊंचा या नीचा जाएगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ये वही हो गया, एक स्कूटर का पहिया, एक कार का पहिया, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। मोस्टली लोग बड़े दयालु बनते हैं कि हमने किसी गरीब का उद्धार करना, भाड़ में गया गरीब और उद्धार। पहले अपना उद्धार है, फिर बाद में दूसरे का उद्धार करना। कहीं ये ना उद्धार करते करते तुम्हारा अपना उद्धार हो जाए। ये काम बिल्कुल, आपके घर के 4 आदमी भी फंसेंगे, पड़ोस के 4 आदमी आपको उठाने आएंगे। ये उद्धार, ये धर्म की बातें साइड पे रख दीजिए। मामला कर्म का है, कर्म से ही जीतोगे। बड़ी देर धर्म की बात कृष्ण ने भी कही, युधिष्ठिर ने भी कही और महात्मा विदुर ने भी कही, दुर्योधन के समझ नहीं आई। लेकिन जब कर्म के बाण उठे, आप सबको मालूम है अधर्म का सीना छलनी हुआ था। 6 महीने तक भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटा रहा था। अब वो समय आ गया है, ये झूठा केस करने वाली, इनके ऊपर तीरों की ऐसी बारिश होगी 497 की, जिसमें पुरुष को भी समान अधिकार दिया है। लिविन को अब कोई अपराध नहीं मानते। 1918 में 497 हटाया गया था और 1918 के बाद जगह जगह ओयो खुल गए हैं। ये ओयो नहीं खुले हैं, ये जिस्म के धंधे की दुकानें हैं। मेरे देश में ये सभ्यता असभ्यता किसी ने फैलाई मैं नहीं जानता। आपने अगर एक कत्ल का बदला कत्ल नहीं होता कि एक ने खून किया तो दूसरा भी उसका बदला खून से होगा। चोरी की तो हाथ काट दिए जाएं, ये और पुराने ज़माने की बातें, अब वो चीज़ नहीं है। अब आप इनको शिक्षा दीजिए। अपना कानून ये नहीं है कि लड़की को छूट है तो लड़के को भी छूट दे दो। 377 एक धारा है जो वर्ल्ड के अंदर 26वां मुल्क है हमारा, जिसमें ये मतलब कि हमारे को मिली। क्या मिली है कि लड़के से लड़का शादी करे, लड़की से लड़की करे, कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जहां तक ये लगता है ये एक राजनीति का बहुत बड़ा पेच खेला जा रहा है। क्रांति जब जब भी लाए हैं पुरुष लाए हैं, तो पुरुष नामक पिलर को ही गिरा दिया जाता है उसके घरेलू मसलों में, उसको फंसा करके। उसके बाद अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, पुरुष समाज मर रहा है, नीरो चैन की बंसी बजा रहा है। ये क्या है? ये हमारे देश की सभ्यता को गिराने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने देश के युवकों को ये संदेश देना चाहूँगा, इन बातों में ना पड़ें कि आपको अधिकार क्या मिले हैं, आप ये देखिए कि आपको संस्कार क्या मिले हैं। हमारे ग्रंथ क्या हैं? जब हम पढ़ा करते थे ना दूसरी क्लास में, हमें महाभारत रामायण और बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। आज मेरे को कोई इतिहास उठा के दिखाइए, कोई लिटरेचर दिखाइए। किसी गाँव में भले ही होगी, शहरों के अंदर ये शिक्षा नहीं है। शहरों के अंदर आज फर्ज तो भुला दिए गए हैं, अधिकारों को रखा गया है याद के अधिकार कैसे लेने हैं। तो लोग सबसे सुलभ तरीके अधिकार लेते हैं। फर्ज गया तेल लेने, बहुएं आज करके आ रही हैं। माँ बाप को कौन देखेगा? मैं वृद्धाश्रम से बहुत देर तक जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। उस वृद्धाश्रम में आप यकीन जानेंगे 90% वृद्ध अपनी बहुओं के कारण से वृद्धाश्रम में पड़े हैं। आज वृद्धाश्रम फुल पड़े हैं, वृद्धाश्रमों में जगह नहीं है। क्यों? कौन से बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजा? हर घर तोड़ने में माता पिता को अंधकार में डालने का जो है, धक्के खाने का, एक औरत ने किया है। आज तक कभी कोई बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ के आया। बहू आई है तो गया है। मैंने वो देखे हैं, वो पीड़ित पुरुष, वो पीड़ित माएँ रोती हुई वृद्धाश्रमों में। लेकिन ये जो समाज का ये जो तस्वीर बन रही है बहुत खतरनाक, कि कहीं बुजुर्ग वृद्धाश्रम भाग रहे हैं, पुरुष जो है वो बिना मतलब के केसों में उलझे हुए हैं, इसका तोड़ क्या है? ये जो हम सरकारें चुनते हैं वोट डालकर, क्या संविधान में कानून में कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं किए जा सकते कि इन फर्जी महिलाओं का तुरंत के मुकदमा 6 महीने या 3 महीने के अंदर वाइंड अप हो, खत्म हो और सही को न्याय मिले और जो कहीं ना कहीं जो गलत है उसको सजा मिले? मेरे से ये कागज पर लिखवा लो, कानून या संविधान ये नहीं करेगा। कानून और संविधान को कुर्सी चाहिए और अय्याशी चाहिए। ये क्यों लगाया गया 497? हटाया जब इन्होंने, इसलिए हटाया कि ये जो नेतागण है, छुट भैये लोग हैं, इनके ऊपर बलात्कार का केस ना लगे, पैसे देके मामला निपटा दिया जाए। अरे ये खुद करप्ट है। मेरे को बताइए कौन सी पार्टी में करप्ट नेता नहीं है? हटा दीजिए इनको। आपको करप्ट नेता को हटाएंगे
तो ये संविधान में संशोधन होगा। अगर ये करप्ट नेता नहीं हटे, संशोधन नहीं होगा। पुरुष को खुद मजबूत बनना पड़ेगा, कोई एनजीओ, कोई सहारा आपको नहीं देगा। नहीं तो वर्तमान में फिर पुरुष जो पीड़ित, इस प्रकार परिवार के परिवार पीड़ित हो रहे हैं, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिन फर्जी झूठे मुकदमों से परेशान हो रहे हैं, वो उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो क्या मार्ग अपनाएं जिससे कहीं ना कहीं वो इस परेशानी से निकल सकें? पुरुषों को मैं यही कहूंगा, आप इंसाफ मांगिए, पैसा देके अपनी जान मत छुड़ाइए। अगर लड़की ने केस झूठा किया है, आप उसको कानून को गलत अपना सलाह जो अपना कानून को अपनी गलत रिपोर्ट दी है, आगाह किया है कि मेरे पे अत्याचार हुआ है, या थाने को गलत रिपोर्ट दी है, उसके एवज में उसको सजा कराइए। अगर आप पैसा दे करके समझौता करेंगे तो यकीन जानिए आपकी आने वाली पीढ़ियां पीड़ित होती रहेंगी। आज आपकी कुर्बानी होगी, कल बच्चों के हौसले बुलंद होंगे, ये केस आने बंद हो जाएंगे। आप न्याय मांगिए। मैं इतने ऊंचे स्तर तक इस लड़ाई को ले जाना चाहता हूं, लेकिन हर लड़ाई में आपको मालूम है धन की आवश्यकता होती है। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे में जितना सामर्थ्य मैं जोर लगा रहा हूं। मेरे पास काश कोई धन होता, मैं दिखाता कि क्रांतियां कैसे लाई जाती हैं, पटिशन कैसे डाली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में डालता कि मुझे ये बताया जाए ये जो पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और या औरतें पीड़ित हो रही हैं, इसके पीछे कसूर किसका है? कसूर कानून का है, आपका है, या मेरे संविधान का है? कोई जवाब देगा? या कोई नेता जवाब देगा? कोई देश का कर्णधार जवाब देगा? ये हमारे देश के ये जो बड़े बड़े बाबे बने बैठे हैं, मठों के बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, शंकराचार्य बैठे हैं, इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि हिंदू सभ्यता से इसका विवाह हुआ है? कानून का क्या मतलब है? कानून खंड खंड कर रहा है। आज कानून इस देश का दुश्मन बन चुका है, इस देश के युवा का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि एक तरफा कानून है। पुरुष की तो सुनवाई नहीं है कहीं भी। अगर पुरुष की सुनवाई आज कर दे शुरू, यकीन जानिए 95% केस खत्म हो जाएंगे, सुख से जिंदगी चलेगी। लोग फिर चरित्रवान लड़का देखेंगे, पैसे वाला नहीं देखेंगे, जबकि सबसे ज्यादा ऐप पैसे वालों में मिलते हैं, क्योंकि लड़कियां खुद ऐप भी हैं, उनको चाहिए वही लड़का। और अंतिम मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपका युवाओं को और इस प्रकार फंसे हुए झूठे मुकदमों में परिवारों को आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले तो उन फंसे हुए परिवार वालों के, इनके माँ बाप को एक संदेशा देना चाहूँगा। जब आपका बच्चा आपके घर पैदा हुआ था, छोटा सा था, आपने उसको चलना सिखाया, उंगली पकड़ के उसको पूरी शिक्षा दी। आपने कहीं गलत राह पे गया तो उसको रोका है, उसका हर जगह समर्थन किया है। आप वृद्ध नहीं हैं, आप सीनियर हैं। वो गलत हैं जो लोग आपको कहते हैं कि आप वृद्ध हो चुके हैं। आप जब तक आप जीवित हैं, अपने बच्चों की रक्षा उसी तरह कीजिए जिस तरह एक बाज अपने बच्चों की रक्षा करता है। अपने बच्चों का साथ दे, उसमें नुक्स ना निकालें। और उन बच्चों से कहूँगा, स्त्री लोलुपता, लुगाई पिटे ना बने, स्त्री के मकड़ जाल में मत फंसे। अगर आप इस जाल में फंसेंगे तो आप भी मरेंगे और आपके माँ बाप भी मरेंगे। बच्चों, मजबूती से, कानून का सहारा, कानून आपके साथ है, आप मजबूती से लड़िए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जीत आप ही होगी। सत्य हमेशा जीतता रहा है, थोड़ा समय जरूर लगा है। सत्य जीतेगा और आप भी जीतेंगे। इस लड़की को जेल जरूर भिजवाइए जब आप पे झूठा केस हुआ है तो। मतलब आपका यही कहना है कि जो भी औरतें इस प्रकार के झूठे केस कर रही हैं, इनका अंतिम जो जगह है वो कहीं ना कहीं जेल है। इनको जब तक जेल नहीं होगी, आप सबसे पहले तो पुरुष टूट जाता है। पुलिस और उसको इतना प्रताड़ना दी जाती है जहां महिला थाना होता है। लड़के को ऐसे देखते हैं जैसे कोई आतंकवादी पकड़ जाओ। अगर किसी आतंकवादी को पकड़ना तो पुलिस छुप छुप के जाएगी। एक बार लड़की कह दे, सही जी लड़के ने मेरे को ससुराल पक्ष ने पीड़ित किया, लाव लश्कर के साथ पुलिस दल बल लेके आएगी, ऐसे पकड़ेगी जैसे पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया। उसको इतना खौफ में डाला जाता है। किस लिए भाई, क्यों डाला जाता है खौफ में? पुलिस का काम है आपकी आवाज़ सुननी। लड़की ने कंप्लेंट किया। मैं अंत में लड़कों को ये कहूँगा, ध्यान देना बच्चों, पुलिस का इतना काम है कि आपको थाने में सबसे पहले तो बिना नोटिस के नहीं जाना। आपको नोटिस तब दिया जाता है जब एफआईआर होती है।
जब एफआईआर होकर आपको नोटिस के ऊपर थाने में बुलाया जाता है, फिर आप आरटीआई लगा के ये जान सकते हैं कि मेरी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई। 15 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर जो म्याद है, ये एफआईआर कोर्ट में जाएगी, और जिस दिन कोर्ट में जाएगी उस दिन आप बेखौफ हैं, कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट तक जाते जाते आपको तोड़ दिया जाता है। कोर्ट में जाने के लिए एक ही तरीका है, एफआईआर करवाइए, बिना नोटिस के थाने मत जाइए मत, और इस लड़ाई को लड़ते रहिए। इस लड़ाई को निर्णय तक पहुंचाएं, फैसला पैसे वाले फैसले तक नहीं, जीत या हार के निर्णय तक पहुंचाएं। ये मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा, और मैं अपनी हर वीडियोस में करता भी रहता हूं। बच्चों, धन की कमी ना होती, मैं हर जगह हर समय तुम्हारे साथ खड़ा होता। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने अपनी आवाज़ रखी, और हम पुरुषों से भी जो इस प्रकार के परिवार हैं उनसे भी कहेंगे कि वो नंदी बाबा जी से जुड़ें। उनका भी यूट्यूब चैनल है नंदी बाबा के नाम से, और वो हमेशा इस प्रकार के परिवारों की मदद करते रहते हैं। आप उनसे जुड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।